बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नाज़रीन को खुशामदीद। आज के इस हमारे एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में हमने मदऊ किया है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक को, जो कि इंटरनल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं और जो कि मेडिकल एजुकेशन के एक बहुत लीडर्स भी हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, इसके बहुत ज़्यादा मौजी अमराज जैसे कि टाइफाइड, उन चीज़ों को 3 दहाइयों से उनकी इलाज में मसरूफ़ अमल हैं। तो आज का हमारा जिस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त क्लाइमेट चेंज की हिट लिस्ट के ऊपर है और मौसमी बरसात का आप देखें ओवरऑल पैटर्न चेंज हो गया है। जिस तरीके से वो मौसमी बरसात आगे स्प्रेड कर रहा है, तो बहुत सारी क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट लिंक हमारी सेहत के साथ है। तो मौसमियाती तब्दीलियाँ इंसानी सेहत के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असरअंदाज होती हैं। तो आज हम बात करेंगे टाइफाइड के हवाले से। बरसात के इस मौसम में टाइफाइड के बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। हम प्रोफेसर साहब से जानेंगे कि इसकी क्या क्या वजूहात हैं और कैसे इससे बचाव मुमकिन है। सर, सबसे पहले तो खुशामदीद हमारे आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में। तो ये बताइएगा कि टाइफाइड क्या है और XDR टाइफाइड क्या चीज़ है, क्या इसकी कौन सी नई चीज़ है, हमारे सामिन को, नाज़रीन को ये बताएं ताकि उनको उनकी नॉलेज में इजाफा हो सके और ताकि देखें कि ये किस हद तक कॉमन हो चुका है बरसात के इस मौसम में, इसका लिंक क्या है इस बीमारी का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद, हमेशा की तरह आपके साथ बात करके वैसे ही बड़ा मज़ा आता है। तो आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चुना। अगेन, जैसे हमने पिछले इस पॉडकास्ट में डायबिटीज़ के ऊपर बात की थी, तो आप यकीन करें मैं आई वाज टॉकिंग टू अ गैदरिंग, कल परसों की शायद बात है, एज अ गेस्ट स्पीकर। तो मैं उसमें यही टॉपिक डिस्कस हो रहा था और मैं देख रहा था कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। यानी टाइफाइड जो कि एक क्यूरेबल डिजीज़ थी एंटीबायोटिक से, अब वो भी हमारे हाथ से निकलना शुरू हो गया और बेकाबू हो रही है। और जैसे पोलियो अनफॉर्चुनेटली फैल रहा है हमारे यहाँ से, या शुगर हमारे कंट्रोल से निकल रही है, वैसे ही टाइफाइड निकलना शुरू हो गया है। तो टाइफाइड बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। आपको पता है सल्मोनेला टाइफी प्रीडोमिनेंटली ये फीवर कॉज करता है। और इसमें फिर वही चूँकि गट से शुरू होती हैं चीज़ें, यानी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से, जहाँ इन्फेक्शन होता है, फिर ये डायरिया या पेट में दर्द, उल्टी और बुखार, और कितने लोगों की जान ले लेता है ये। वर्स्ट चीज़ ये हो गई है कि टाइफाइड तो था कि चलें आप पहले एंटीबायोटिक दिए, इलाज कर लिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एंटीबायोटिक इतनी अब्यूज़ या मिस यूज़ हुई कि अब वो XDR एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंस होना शुरू हो गया। वो जो एंटीबायोटिक शुरू में हम देते थे, वो एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, कोट्रामेक्साजोल से चीज़ें शुरू हुई, फिर क्विनोलॉन्स पे आई। उनसे कह रहे थे कि क्विनोलॉन आए तो अब ये हिस्ट्री हो जाएगा टाइफाइड, लेकिन आप देखें कि क्विनोलॉन हिस्ट्री हो गई और टाइफाइड वहीं का वहीं। फिर हमने कहा कि अब तो एंटीबायोटिक सेफ्ट्रैक्सोन हमारे पास है, तो मैजिक बुलेट और अब वो मैजिक बुलेट भी एक गैम्बल हो गया। आपको नहीं पता कि आप दे रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा या होगा नहीं होगा। तो XDR इतना कंसर्न वाली एक प्रॉब्लम हो गई हमारे यहाँ कि ना सिर्फ इससे कि इसके लिए जब XDR टाइफाइड लेबल हो जाता है ब्लड कल्चर के ऊपर, तो उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं, बल्कि उसके जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अल्लाह माफ़ करे, ये बॉर्डर्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करती। जब यहाँ से लोग बाहर के कंट्रीज़ में जाते हैं, जो कि हो चुका है, यानी बहुत सारे केस मुझे याद है 2019 में गार्डियन में एक रिपोर्ट आई थी कि जो XDR टाइफाइड के UK, अमेरिका, कनाडा और इवन मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज़ में जो केसेस हुए हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर लिंक टू ट्रैवल टू पाकिस्तान। तो आप देखें ये कितना ख़तरनाक है, क्योंकि इसके लिए एंटीबायोटिक ऑप्शन ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसकी ये जो XDR टाइफाइड है, ये कि एक समझ लेटेस्ट फॉर्म है और इसी रेजिस्टेंट फॉर्म, समझ लें कि ये कैसी इसकी फॉर्म है जो कि न सिर्फ पाकिस्तान में प्रीडोमिनेटली जहाँ पे ज़्यादा है और आगे दूसरे मुल्क में फैल रही है। तो इसकी आपके ख्याल में क्या बुनियादी वजह बनी कि एक सिंपल टाइफाइड एक कॉम्प्लिकेटेड टाइफाइड में कन्वर्ट हो गया? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। यानी हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? अभी तो हमने ये डिस्कस किया कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, अब ये कि यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो मैं कुछ लिटरेचर सर्व कर रहा था, तो मैंने देखा कि एक PMA की शायद रिपोर्ट है कि हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी ऑफ द फार्मेसीज़ हैं वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक देती हैं। और उसके बाद मैंने देखा कि इसमें ये भी था कि जो बहुत सारे या मेजॉरिटी ऑफ द प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वो ड्रग्स लाइक सेफ्ट्रैक्सोन एम्पिरिकली देते हैं विदाउट एनी कल्चर्स। तो एक तो हो गया मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स बेसिकली, यानी हम ऐसे एंटीबायोटिक फेंक रहे हैं जैसे वो शादियों पे पैसे नहीं फेंकते कन्फेटी ऑन वेडिंग्स,
दूसरी बात, जो हमारा वाटर सैनिटेशन सिस्टम है, इट्स लाइक फ्री ओवरराइड फॉर बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए हमारा जो सैनिटेशन सिस्टम है, वो आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, लाहौर का पानी खाली आप देखेंगे कितना इसके लिहाज से ख़तरनाक है, टाइफाइड के लिहाज से। तीसरा, जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं, वो आपने टाइफाइड मैरी के बारे में सुना होगा कि उसने 50 केसेस या उससे ज़्यादा स्प्रेड किए, तो उसको उन्होंने फिर क्वारंटीन भी किया, यानी अलहदा बंद भी किया जेल में। हमारे यहाँ आप देखें, जो हमारे खाने पीने के जितने स्टॉल्स आपको मिलेंगे बाज़ारों में या इस तरह से, आप फूड बेर हैंड सर्व कर रहे हैं, आपके हाथ गंदे हैं या आपका पानी साफ़ नहीं है, तो ये तो फीकोरल रूट से ही स्प्रेड करता है। यानी आपने या तो पीने वाला जो पानी है वो साफ़ नहीं था, जो वो आपने पिया वो कंटेमिनेटेड था, या जो आपने खाना बनाया वो कंटेमिनेटेड फूड से बना, वाटर से बना। तो ये 2-3-4 फैक्टर्स ऊपर से एंटीबायोटिक यूज़, तो फिर आप खुद सोचें कि XTR तो होना है। फिर मैं बिल्कुल पढ़ रहा था जगह पे कि फीवर इज़ नॉट इंडिकेशन ऑफ सेट्राक्सोन, तो एंटीबायोटिक का बेतहाशा इस्तेमाल, आई समझते कि ये एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और ये ऐसे वो लोग जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड हैं इस शोबे से, आई थिंक इस पर बात करने की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा इस पर, क्योंकि हम खामखा एक 55 से लेके 55 तक अब देखिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कैसे होता है, लोग उसको विदाउट इंडिकेशन लिखिए। प्लस एक और चीज़, सेल्फ मेडिकेशन, कि लोग खुद से ही आप मेडिसिन ले रहे हैं। कोई भी पेट में दर्द हो गया तो उन्होंने जो है ना वो सिप्रोफ्लोक्सासिन ऐसी मेडिसिन है, उनको पता है कि है, उनको नाम याद किए लोगों ने, तो घर में रखी हुई है। तो वो किसी मुस्तनद मालिज से मशवरा किए बगैर जब आप मेडिसिन खाएंगे तो डेफिनेटली उसके फिर नताइज अच्छे नहीं होंगे। और यही वजह से हम में से हर दूसरा बंदा जो है उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आई थिंक कॉमन है। तो इसकी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं सर आपके ख्याल में, कि इसको कैसे हम इसको इलाज, जो जाहिर है ये क्योंकि रेजिस्टेंट टाइफाइड है, ये कॉम्प्लिकेटेड इसकी फॉर्म है, इसका तरीका इलाज में कौन कौन से तरीक़ाकार जो है अवेलेबल है, इनोवेशन और मेडिसिन, क्या क्या ऑप्शन हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं इस बारे में? देखिए, एक तो सबसे पहले ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम बेस्ट प्रैक्टिस की तरफ जाएं, क्योंकि अभी तक के जो स्टैट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर 1/3 केसेस XTR के हैं, तो अगर यही ट्रेंड चलते रहे तो अगले 4-5 सालों में या ये जो है ना 50% इसकी प्रेवलेंस हो जाएगी ग्लोबल। सो इट्स सो डेंजरस, यू नो। जैसे पोलियो से हम डरे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है अब XTR का ये जो ऐसा टाइम है, हमें XTR के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि XTR टाइफाइड को कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे हम टेस्ट कर रहे हैं, जैसे विडाल टेस्ट है, प्लीज़ ये लिखना बंद कर दें। एक आदत बना रहे हैं कि जिस फीवर में आप क्लिनिकली टाइफाइड फीवर सस्पेक्ट करेंगे, जिसको बुखार हो रहा है, दिल ख़राब हो रहा है, डायरिया, एब्डोमिनल सिम्टम्स हैं और आपको लग रहा है कि इसको टाइफाइड फीवर ना हो, उसमें एंटीबायोटिक शुरू करने से पहले कल्चर सेंड कर दें आप। यानी आइडियल तो बोन मैरो कल्चर है, लेकिन वो ज़रा मुश्किल प्रोसीजर होता है, लेकिन अगर एक पेशेंट नहीं डायग्नोज है उसमें वो भी करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप अगर ब्लड कल्चर्स करवा लें और कम अज़ कम 20 ml ब्लड उसका चला जाए, कम अज़ कम, हालांकि जितनी स्टडीज़ ये कहती हैं जितना ज़्यादा ब्लड सैंपल अच्छा होगा उतने रिजल्ट्स अच्छे होंगे, सेंसिटिविटी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो अगर हम एम्पिरिकली एंटीबायोटिक लिखने के बजाय हम अथेंटिक टेस्ट लाइक ब्लड कल्चर करवाना शुरू कर दें और उसके बाद एंटीबायोटिक दें अकॉर्डिंग टू द सेंसिटिविटी, के यार मुझे सीधा मेरोनम और एजिथ्रोमाइसिन पे जाएंगे, तो फिर वही तो आपके जो ट्रीटमेंट ऑप्शन बच गए थे, आप उस पर जो लास्ट रिसॉर्ट था उसको आपने फर्स्ट रिसॉर्ट बना दिया। एक तो ये कि आप डायग्नोसिस उसकी ठीक से इस्टेब्लिश करें। दूसरा ये कि अगर किसी को हो गया है टाइफाइड, XTR कल्चर प्रूवन है, ब्लड कल्चर पे आ गया कि ये XTR टाइफाइड है, तो आप बेस्ट थिंग इज़ कि आप ओरल वाले ऑप्शन पे जाएं और उसको उससे ट्रीट करें, ना कि सारी एंटीबायोटिक इकट्ठी देना शुरू कर दें और आपके पास आखिर में कुछ नहीं बचे। और अगर पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड है या स्टेबल नहीं है तो फिर आप IV वाले ऑप्शन पे जाएं। तो एक जुडिशियस किस्म की जब आपकी वो रैशनल अप्रोच होगी तो आप इसके केसेस को कम करने में हेल्प करेंगे। दूसरा ये कि बेस्ट प्रैक्टिस में आपने बात की कि हमें वॉश प्रैक्टिस को प्रमोट करना है, यानी अगर आप मिनरल वाटर नहीं खरीद सकते, जो वाकई नहीं खरीद सकते, तो पानी को बॉयल करें। अपने घर में आदत बना लें कि आप बॉयल्ड वाटर पिएंगे तो आप बैक्टीरिया, जो टाइफाइड या वायरल हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से बचे रहेंगे। तीसरा ये कि जब भी आपने खाना खाना है या खाना बनाना है तो साफ़ पानी से, और खाना अपने हाथों को सोप से या सैनिटाइज़र से धोना है।
अगर आप पानी को बॉयल नहीं करते या सैनिटाइज़र का या सोप का यूज़ नहीं करते, तो ये दो बड़े, आपने जैसे आप लिटरेचर देखेंगे ना, तो दो बड़े सोर्सेज हैं इन्फेक्शन फैलाने के। और अगर कहीं खाना खाने जाते हैं तो प्लीज़ इंसिस्ट करें कि जी मेरे खाने को आप नंगे हाथों से मत सर्व करें। डोंट सर्व द फूड विद बेयर हैंड्स। बिल्कुल ठीक है। ग्लव्स पहन लें जो इसलिए रखे जाते हैं ताकि आप दूसरों को। बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले तो सर आपने बहुत अच्छी बात की कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं बेसिकली ये ऐसी अदवायात हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ जरासीम को रोकती हैं, कुछ इनकी ग्रोथ को रेसिस्ट करती हैं, कुछ इनको मार देती हैं ताकि इन्फेक्शन ना फैले, आपका जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल कर सकें। तो इस पर इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। सिंपल एंटीबायोटिक्स होती हैं, फिर आगे ऐसी जैसे कॉम्प्लेक्स की तरफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ऐसी एंटीबायोटिक जो बहुत सारे इन्फेक्शन का इलाज एक ही टाइम पे कर सकती हैं। तो जब अगर आप फर्स्ट हैंड के ऊपर ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ कर देंगे तो देन व्हाट्स द नेक्स्ट ऑप्शन। आपने फर्स्ट ऑप्शन को पहले जो उसको लास्ट ऑप्शन थी उसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे आई थिंक हमारे एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल ये हमारी जिम्मेदारी है कि डॉक्टर्स की भी इन चीज़ों को देखें कि वो पहले इसको मेक अ करेक्ट डायग्नोसिस, द राइट पर्सन, द राइट डो, द राइट मेडिसिन। आई थिंक इससे काफ़ी ज़्यादा इसमें काबू पाया जा सकता है। दूसरा वजह ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक हमारे नाज़रीन के लिए कि क्या हर पेट में दर्द टाइफाइड हो सकती है? इसकी कौन सी ऐसी इब्तदाई अलामात हैं कि अगर हम में से किसी बंदे को फील हो तो वो उसके ज़हन में एक चीज़ हो, वो सस्पेक्ट करे कि ये हो सकती है, फिर वो डॉक्टर के पास जाए। तो ये इसकी जो ना टिपिकल सिम्टम्स वो ज़रा बता दें अलामात को हमारे नाज़रीन के लिए। देखिए, जैसे मैंने कहा कि टाइफाइड फीवर जैसे हम कह रहे हैं, तो इस पेशेंट में बुखार होगा। बिल्कुल ठीक है। बुखार तो एक चीज़ है। बुखार होगा और बुखार इसकी मेन सिम्टम के स्टेप लैडर पैटर्न कहते हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। बढ़ेगा जैसे स्टेप लैडर होती है। ओके। तो एक तो इसकी मेन सिम्टम ये होगी कि पेशेंट को फीवर होगा। दूसरा इसके साथ इसके एब्डोमिनल सिम्टम जैसे डायरिया हो सकता है, दिल ख़राब हो सकता है, उल्टी हो सकता है, और पेशेंट को वाकई टॉक्सिक होगा यार, उसको ये जो बुखार है ना ये आम बुखार नहीं है, ये टाइफाइड लग रहा है। फिर जब वो अपने टेस्ट करवाएगा तो कुछ ब्लड के टेस्ट में पता चलेगा, कुछ सेप्टिक मार्कर जैसे हम सी रिएक्टिव प्रोटीन या कुछ तरह के टेस्ट कराएंगे उसके पता चलेगा कि वो बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये टाइफाइड की तरफ जा रहा है। देखिए, लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जो वायरल फीवर्स हैं और ये जो टाइफाइड ये जो फीवर है ये एक जैसी प्रेजेंटेशन के साथ आते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसलिए बहुत ज़रूरत है कि ज़रूरी बात ये है कि जो भी ट्रीटिंग फिजिशियन होता है वो होलिस्टिकली देखे पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, एग्जामिनेशन के ऊपर फाइंडिंग्स देखे, उसकी जो ब्लड कंप्लीट पिक्चर है वो क्या कह रही है, सेप्टिक मार्कर्स क्या है। जैसे आपने देखा डेंगी है, तो डेंगी भी एक तरह से वायरल डिजीज़ है, उसमें तो एंटीबायोटिक का कोई रोल है नहीं है, लेकिन वो भी इस तरह की सिम्टम के साथ प्रेजेंट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन किस स्टेज के ऊपर आ रहा है। तो जब भी पेशेंट को बुखार हो और वो उसको बॉदर कर रहा हो तो आई थिंक उसको जाना चाहिए एक ऑथेंटिक डॉक्टर्स के पास, अपने टेस्ट करवाने चाहिए और टेस्ट के बाद डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करके फिर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर तो उस पेशेंट को डेंगी या मलेरिया है तो फिर डेंगी या मलेरिया का इलाज करे। अगर वायरल है तो वायरल का तो एंटीबायोटिक का रोल ही नहीं है उसके अंदर, मलेरिया है तो एंटी मलेरियल का रोल है। और अगर टाइफाइड फीवर की तरफ पिक्चर जा रही है और आपने कल्चर करवाई है उसमें ग्रोथ आ रही है तो कंफर्म हो जाएगा कि टाइफाइड फीवर है। इसको टाइफाइड को ट्रीट करो और उस एंटीबायोटिक्स करो जिससे वो सेंसिटिव है। अगर वो सेफ्ट्रेक्सान से सेंसिटिव है तो आपने क्यों मेरोनम और जिथ्रोमाइसिन देंगे उसको। बिल्कुल सही कहा आपने सर। इसमें बेसिकली हर फीवर टाइफाइड नहीं होता और हर पेट में दर्द टाइफाइड नहीं होता। अगर आपको फीवर का पैटर्न स्टेप लैडर है, मतलब वो आने वाले दिनों में वो बढ़ता जा रहा है डिस्पाइट ऑल द मेडिसिन, वाटर स्पंजिंग एंड ऑल दिस, अगर उसमें उसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और आपको मैदे के सिम्टम है जैसे उल्टी का आना, मतली आना, कै आना, पेट में शदीद दर्द का होना, डायरिया होना, ये तमाम चीज़ें अगर बुखार के साथ हो रही हैं तो फिर आप जो है टाइफाइड के लिए मुस्तकिल डॉक्टर के पास जाएं, उसका ब्लड टेस्ट करवाएं। उस पर ही जब तक इसका सही डायग्नोसिस नहीं बनेगा सही इलाज मुमकिन नहीं है। तो सर बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो अब ये आखिर में हमारे जो नाज़रीन के लिए बताइएगा कौन कौन सी ऐसी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनको अडॉप्ट करके वो इसे बच सकते हैं इससे, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और 60% जो आपकी होती हैं डिजीज़ वाटर बॉर्न है जिनका फैलाव पानी से होता है। तो सर ज़रा आसान अल्फाज में हमारे नाज़रीन को बता दें चंद एहतियाती तदबीर जिससे वो अमल पर करके तो टाइफाइड से बच सकते हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा मुश्किल में बताऊंगा, फिर मैं उसको आसान में आपके लिए कर दूंगा। देखिए, अगर हमने वाकई जैसे हमने शुगर के ऊपर बात की थी कि वाकई एक्सिया टाइफाइड जैसी बीमारियों को कंट्रोल करना है तो हमें प्राइमरी प्रिवेंशन पे फोकस करना है, यानी डिजीज़ हो ही ना। बिल्कुल। तो जब हम
इसकी जड़ से रोक देंगे तो जो केसेस हैं उनका नंबर कम होना शुरू हो जाएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा रोल है हमारे प्राइमरी केयर फिजिशियंस का, कम्युनिटीज़ का, और लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करने का कि ये देखें, ये वाटरबोर्न डिजीज़ है और ये प्रिवेंटेबल है। आप पानी उबाल के पीना शुरू कर दें, ये तो हम कर सकते हैं। कि ये भी नहीं कर सकते, हाथ साबुन से धोना शुरू कर दें। खाना सर्व करने से पहले, खाना बनाने से पहले, या खाने की चीज़ों को हाथ लगाने से पहले आप अपने हाथ को साबुन से धो लें। और तीसरी एक बहुत इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है, वो है वैक्सीनेशन। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मेरे एक बच्चे को टाइफाइड होना शुरू हुआ यहीं लाहौर में। तो जब वो कल्चर हुआ तो देखा आपको एक्सटीआर टाइफाइड। आप इमेजिन करें, पहले कभी टाइफाइड नहीं हुआ था, और आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या होगी कि आपके बच्चे को एक्सटीआर टाइफाइड हो गया। मेरोनम से जाके ट्रीट हुआ, मेरोपेनम से, और उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि फिर मैं अपनी सारी फैमिली को वैक्सीनेट कराऊँ। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने सारे फैमिली को वैक्सीनेशन कराई अपनी जेब से, सारे बच्चों का कराया, और आज तक फिर 6-7 साल गुजर गए, हम में से किसी को टाइफाइड नहीं हुआ। तो वैक्सीन बहुत इफ़ेक्टिव है। आई थिंक पाकिस्तान वाहिद मुल्क था दुनिया में, 2019 में पाकिस्तान को WHO ने EPI प्रोग्राम में ये वैक्सीन डाल दी थी। बिल्कुल ऐसे। मगर उसके बावजूद हमारा जो वैक्सीनेशन रेट है वो बहुत कम है, वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो अगर हम सिर्फ ये याद रखें, इसके अलावा एक और वैक्सीन है, ओरल वैक्सीन। वो यहाँ अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ, वो बाहर अवेलेबल है, लेकिन वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आई थिंक अगर हम यही कर लें कि वैक्सीनेट भी करवाना शुरू कर दें, तो इस जैसे हम हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए वैक्सीनेशन कराते हैं, या ए से बचने के लिए, वैसे ही टाइफाइड से बचने के लिए वैक्सीनेशन करा सकते हैं हम। तो एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी से बच सकते हैं। तो मैं अगर ये कहूँ, स्पेशली जो हमारे प्राइमरी फिजिशियंस हैं, जो प्राइमरी GPs हैं, फैमिली फिजिशियंस हैं, कि अगर मैं ये कहूँ कि प्रिस्क्राइब विद प्रिसीजन, वैक्सीनेट एंड एजुकेट। एजुकेट किसके ऊपर? हैंड हाइजीन के ऊपर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर, कि पानी साफ़ पानी पिएँ, उबला हुआ पानी पी लें, और हाथ धोने की प्रैक्टिस को प्रमोट करें। तो मेरा ये ख्याल है कि इस बीमारी से बचा जा सकता है। वरना आप इमेजिन करें, जिस स्पीड से हम जा रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, कल कोई एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं रहेगी तो फिर हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही फरमाया सर आपने। तो 3 चीज़ें हैं जिस पे अमल करके आप इस बीमारी में काबू पा सकते हैं। सबसे पहले बहुत ही बेसिक बुनियादी चीज़ क्या है कि आप पानी साफ इस्तेमाल करें। बॉयल वाटर इज़ बेटर देन एनी अदर वाटर। एक तो ये कि आप हर बंदा कर सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल बर्डन भी नहीं है, और आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। नंबर 2, आप मेक इट अ हैबिट। आप खाने से पहले हाथ धोएंगे, बच्चों को सिखाएं। आई थिंक दिस एजुकेशन लेवल शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द राइट फ्रॉम द स्कूल, ताकि बच्चों में भी से आदत डेवलप हो, और फिर आगे जैसे वो देखेंगे आप प्रॉपर हैंड हाइजीन करें। और जितनी फूड हैंडलिंग है उसमें कोशिश करें कि डायरेक्ट हैंड ना लगे जब तक आप उसको साफ ना करें। तो पानी का इस्तेमाल मुनासिब, बॉयल वाटर, हैंड हाइजीन पे काम करें, और नंबर 3 है वैक्सीन्स। तो आई होप्स कि आज का ये पॉडकास्ट आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प दी होगी, आपकी मालूमात में इजाफा किया होगा एज़ फार एज टाइफाइड इज़ कंसर्न। हम इसके साथ ही आज के पॉडकास्ट में इजाज़त चाहेंगे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फारूक से। सर, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आज की बहुत एक अहम हेल्थ इशू के ऊपर आपने अपनी रोशनी डाली, और हमारे नाज़रीन को आपने अपनी तजर्बे से और आगाह किया, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दी। बहुत शुक्रिया आपको हाज़िरी का। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और पॉडकास्ट में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको आगे भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये बहुत सारे लोगों की किसी की जान बच जाए, टाइफाइड के हवाले से इंफॉर्मेशन पहुँच जाए। तो किसी एक इंसान की जान बचाना भी पूरी इंसानी की जान बचाना है। इसके साथ ही डॉक्टर शाहिद इकबाल को इजाज़त दीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट किसी और पॉडकास्ट में मुलाकात करें। बहुत शुक्रिया।